प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 10 पढ़ें कैसे। आइए इस पाठ को समझते हैं। पठन कौशल को विकसित करने के लिए इसके अनेक चरण हैं। सामग्री को पढ़ने की कला का विकास करने के लिए पढ़ने में रुचि जगानी बहुत आवश्यक है। पठन में गति बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सामग्री प्रतिदिन पढ़ना और घड़ी रखकर पढ़ना जरूरी है। इससे आप 1 मिनट में पढ़े गए शब्दों की संख्या गिनिए और उन्हें बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अपरिचित या अपठित सामग्री को पढ़ने से पहले उस पर एक दृष्टि डालना आवश्यक है, जिससे उसके शीर्षक, उपशीर्षक, चित्र, आंकड़े आदि का सामान्य बोध हो सके। तत्पश्चात उसे शुरू से अंत तक गंभीरतापूर्वक पढ़ना चाहिए। गद्य पढ़ते समय विचारों के क्रम पर ध्यान देना आवश्यक होता है। इसी प्रकार कविता पढ़ते समय भाव ग्रहण करने के लिए उसे लय के साथ पढ़ना आवश्यक होता है। पढ़ते समय कोई अपरिचित और कठिन शब्द आने पर उसे एक कागज की चिट पर लिख लेना चाहिए और शब्दकोश में उसका अर्थ देखकर याद कर लेना चाहिए। आइए अब इस पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। पढ़ने का अभ्यास हो जाने पर हम, इसका उत्तर होगा ग, कई शब्द प्रवाह के साथ पढ़ते हैं। तो जब हमें पढ़ने का अभ्यास हो जाता है तो हम एक एक अक्षर अलग अलग पढ़ते हैं, ये नहीं है। कई अक्षर एक साथ पढ़ते हैं, यह भी नहीं। कई वाक्यांश एक साथ पढ़ते हैं, नहीं। तो कई शब्द प्रवाह के साथ पढ़ते हैं, इसका सही उत्तर होगा। अगला है, असली पढ़ना कहलाता है सामग्री में दिए गए विचारों को समझना। जो सामग्री में जो विचार दिए गए हैं हम उनको अच्छे से अगर हम समझ पाते हैं तो वही हमारा असली पढ़ना कहलाता है। पढ़ने के कौशल के इन चरणों को सही क्रम में लगाइए। यहाँ पर कुछ चरण दिए गए हैं, आपको इनमें क्रम से लगाना है। जैसे शब्दों के अर्थ जानना, कही गई बात पर विचार कर केंद्रीय भाव ग्रहण करना, अक्षरों तथा उनसे बने शब्दों को पहचानना, पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से मन ही मन में पढ़ना, ये पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी समझते चलना। तो इसका उत्तर हम इस तरह से देंगे। सबसे पहले आएगा अक्षरों तथा उनसे बने शब्दों को पहचानना, उसके बाद शब्दों के अर्थ जानना, उसके बाद पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी समझते चलना। फिर आएगा कि पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से मन ही मन में पढ़ना, फिर कही गई बात पर विचार कर केंद्रीय भाव ग्रहण करना। अगला प्रश्न है कि सामग्री पढ़ते समय निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा शब्दों से नए शब्द बनाना। तो यहाँ पर शब्दों से नए शब्द बनाना यह आवश्यक नहीं है। सामग्री को पढ़ते समय निष्कर्ष निकालना, तथ्य घटनाओं का आपसी संबंध पहचानना, वाक्यांशों को एक साथ पहचानना, ये सभी आवश्यक हैं। लेकिन शब्दों से नए शब्द बनाना उस समय जब हम सामग्री को पढ़ रहे हैं तो उस समय ज़रूरी नहीं है। निम्नलिखित कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए कथनों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। दोपहर का खाना खाकर किसान ने अपने बर्तन धोए। वहाँ एक अजनबी घुड़सवार आया। वह उसके गांव की ओर जा रहा था। उसने सोचा, क्यों ना ये बर्तन इस घुड़सवार के हाथों घर भेज दूं, मुझे इन्हें ढोना नहीं पड़ेगा। उसने घुड़सवार से निवेदन किया, आप मेरे गांव से गुजर रहे हैं, क्यों ना आप ही ये बर्तन मेरे घर छोड़ दें। घुड़सवार ने मना कर दिया, कहा, मेरे पास घर ढूंढने का समय नहीं है, और आगे बढ़ गया। आधे मील की दूरी पर पहुंचकर वह सोचने लगा, गलती हो गई, मुझे तो मुफ्त में ही बर्तन मिल रहे थे। ना मैं उसे जानता हूँ ना वह मुझे। बर्तन अपने घर तो ले ही जा सकता हूँ। यह सोचकर वह वापस आया और किसान से बोला, क्या फ़र्क पड़ता है,
आपके गांव से गुजर तो रहा ही हूँ, आप मुझे बर्तन दे दीजिए। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुमने सोचा वही मैंने भी सोचा। अब यहाँ पर दिए हुए हैं कि एक किसान ने भोजन शाम को खाया था। नहीं, ये गलत है। घुड़सवार से उसकी अच्छी पहचान थी, यह कथन भी गलत है। किसान बर्तन अपने घर भिजवाना चाहता था, ये सही है। घुड़सवार ने पहले मना कर दिया क्योंकि वह किसान के घर का पता नहीं जानता था, सही। आधे रास्ते पहुंचकर घुड़सवार ने सोचा कि सेवा करने में कोई हर्ज नहीं है, पता ढूंढा जा सकता है, यह कथन भी गलत है। घुड़सवार कुछ सोचकर अपने घर चला गया, यह भी गलत है। किसान ने बर्तन अंततः घुड़सवार को दे दिए। नहीं, यह भी गलत गलत कथन है। किसान ने सोचा ऐसे अनजाने व्यक्ति को बर्तन नहीं देने चाहिए, यह सही है। ध्यानपूर्वक अनुच्छेद को पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जनसंख्या की वृद्धि भारत के लिए आज एक विकट समस्या बन गई है। यह समाज की सुख संपन्नता के लिए एक भयंकर चुनौती है। महानगरों में कीड़े मकोड़ों की भांति अस्वास्थ्यकर घोंसलों में आदमी भरा पड़ा है। न धूप, न हवा, न पानी, न दवा, पीले दुर्बल निराश चेहरे। यह संकट अनायास नहीं आया। संतान को ईश्वरीय विधान और वरदान मानने वाला भारतीय समाज ही इस रक्तबीजी संस्कृति के लिए जिम्मेदार है। चाहे खिलाने को रोटी और पहनाने को वस्त्र ना हो, शिक्षा को शुल्क और रहने को छप्पर ना हो, लेकिन अधभूखे अधनंगे बच्चों की कतार खड़ी करना हर भारतीय अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया यहाँ की जनसंख्या में जुड़ता चला जा रहा है। यदि इस जनवृद्धि पर नियंत्रण ना हो सका तो हमारे सारे प्रयोजन और आयोजन व्यर्थ हो जाएंगे। धरती पर पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। भारत की जनसंख्या इसी गति से बढ़कर सन 2000 में 1 अरब तक जा पहुंचेगी। यह अनुच्छेद 2000 के आसपास लिखा गया था, इसलिए यहाँ पे 2000 दिया हुआ है। अब इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास के लिए चुनौती क्यों है। इसका उत्तर होगा कि विकास के साधन सीमित हैं और जनसंख्या असीमित, अतः जनसंख्या वृद्धि विकास के लिए चुनौती बन गई है। समाज की सुख संपन्नता जनसंख्या पर कैसे आश्रित है। उत्तर है कि अच्छा भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, शिक्षा सुविधाएं आदि सुख संपन्नता के आधार हैं। ये सबको तभी मिल सकते हैं जब जनसंख्या नियंत्रित हो। भारतीय जनसंख्या की तुलना ऑस्ट्रेलिया से क्यों की गई है। इसका उत्तर होगा कि भारत में प्रत्येक वर्ष उतनी जनसंख्या वृद्धि होती है जितनी ऑस्ट्रेलिया देश की कुल जनसंख्या है। अतः भारत की जनसंख्या की वृद्धि की तीव्रता को बताने के लिए इसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया से की गई है। आपने अभी यह अनुच्छेद पढ़ा। इस अनुच्छेद का सार आपको 1/3 शब्दों में लिखना है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि भारत और इसके समाज की सुख संपन्नता के लिए एक भयंकर चुनौती है। महानगरों में आदमी भरा पड़ा है। यह संकट अचानक नहीं आया है। संतान को ईश्वरीय वरदान मानने वाला व्यक्ति ही इसके लिए जिम्मेदार है। अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य ना दे पाए पर बच्चों की कतार खड़ी करना हर भारतीय अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। अगर यही स्थिति रही तो सन 2000 तक भारत की जनसंख्या 1 अरब तक जा पहुंचेगी। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखिए। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक आप लिख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि, भारत देश की बढ़ती जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विकट समस्या, 1 अरब बस कर अब आदि जैसे उपयुक्त शीर्षक आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में देखकर लिखना है आपको। जैसे शब्द हैं विकट, चुनौती, अनायास, अधिकार, प्रयोजन। यहाँ इसके उत्तर दिए जा रहे हैं। जैसे विकट, विकट शब्द का अर्थ होता है भयंकर या भयानक। चुनौती, चुनौती आह्वान, ललकार, प्रतिस्पर्धा।
चुनौती होती है। अनायास, बिना प्रयत्न के, ये अचानक, अनायास कहते हैं। अधिकार, हक को कहते हैं। और प्रयोजन, अभिप्राय, मतलब प्रयोजन का अर्थ होता है। निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। अस्वास्थ्यकर में अ उपसर्ग है और कर प्रत्यय है। भारतीय में ईए प्रत्यय है। प्रतिवर्ष में प्रति उपसर्ग है और प्रयोजन में प्र उपसर्ग है। यहाँ पर एक कविता दी हुई है। इस कविता को आपको पढ़ना है कि ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, गिर पड़ूंगी चूं अंगारे पर किसी, या गिरूंगी मैं कमल के फूल में, बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वह समुद्र और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुख था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी, लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु अक्सर छोड़ना घर का उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर। ये कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है। इसमें बूंद के बारे में बताया गया है। आइए इस कथनों पर विचार करते हैं। सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। यह कविता बादलों के बारे में है? नहीं, यह कथन गलत है। यह कविता बूंद के बारे में है? सही कथन है। यह कविता बूंद के भयभीत होने के बारे में है? सही है। यह कविता बूंद के भाग्य के बारे में है? बूंद के भाग्य के बारे में बताई गई है, यह कथन भी सही है। कवि कहना चाहता है कि हमें नई स्थितियों में ढलना चाहिए, ये कथन सही है। कवि कहना चाहता है कि हमें साहसी होना चाहिए, यह कथन भी सही है। कवि कहना चाहता है कि भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, यह कथन भी सही है। यह कविता उद्यमी और साहसी लोगों के बारे में है, गलत। यह कविता डरपोक लोगों के बारे में है, सही। यह कविता भाग्यवादी लोगों के बारे में है, सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को आपको ध्यान से पढ़ना है। भारत जैसा सुंदर और महान देश दूसरा कौन सा है जिसके उत्तर में हिमालय जैसा विश्व प्रसिद्ध विशाल पर्वत है? इस पर्वत को हम देवताओं का स्वर्ग कहें, ऋषियों का तपोवन कहें, प्राकृतिक सुषमा का भंडार कहें, या पवित्र निर्मल जलाशयों का आगार कहें, हिम का मुकुट कहें, या उत्तर का प्रहरी कहें, या संसार का सौंदर्य कहें, या कुछ भी कहें, वह पूर्ण रूप से सत्य होगा। इस पुण्य भूमि का भारत के इतिहास से गहरा संबंध है। भूगोल का यह मानदंड है, मंदिरों का यह क्षेत्र है, तीर्थ यात्रियों के लिए यह धर्म भूमि है और सैलानियों के लिए स्वर्ग। विशाल हिमालय पर्वत की श्रेणियां कश्मीर से असम तक फैली हुई हैं। इन श्रेणियों में अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि अनेक तीर्थ स्थान हैं जिनके दर्शन के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों के निवासी लालायित रहते हैं। इसी पर्वत श्रेणी में कश्मीर है जो पृथ्वी का स्वर्ग कहलाता है। अब प्रश्न दिए गए हैं कि हिमालय को प्राकृतिक सुषमा का भंडार क्यों माना गया है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हिमालय को प्राकृतिक सुषमा का भंडार इसलिए माना गया है, इस पर्वत को हम देवताओं का स्वर्ग कहते हैं और ऋषियों का तपोवन प्राकृतिक सुषमा का भंडार है, पवित्र निर्मल जलाशयों का आगार है और हिम का मुकुट है, इसलिए कहा गया है। कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग क्यों कहा गया है, इसका उत्तर आप लिखेंगे कि कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कश्मीर से असम तक फैली हुई हैं और इन्हीं श्रेणियों में कश्मीर भी है और
अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि अनेक तीर्थ स्थान भी हैं, जिनके दर्शन के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों के निवासी लालायित रहते हैं। भारत की सुंदरता और महानता का श्रेय हिमालय को क्यों दिया गया है? उत्तर है कि इस पुण्य भूमि का भारत के इतिहास से गहरा संबंध है। भूगोल का भी यह मानदंड है। मंदिरों का यह क्षेत्र है। तीर्थ यात्रियों के लिए यह धर्म भूमि है और सैलानियों के लिए स्वर्ग है। आपने यह अनुच्छेद पढ़ा। अब इस अनुच्छेद को आपको 1/3 शब्दों में सार लिखना है। आपके पाठ्यक्रम में सार लेखन भी है। इसका आप उत्तर लिखेंगे। भारत के उत्तर में हिमालय जैसा विश्व प्रसिद्ध विशाल पर्वत है। यह पर्वत देवताओं का स्वर्ग, ऋषियों का तपोवन और हिम का मुकुट कहलाता है। इस पुण्य भूमि का भारत के इतिहास से गहरा संबंध है और यह तीर्थ यात्रियों के लिए धर्म भूमि और सैलानियों के लिए स्वर्ग कहलाता है। विशाल हिमालय पर्वत की श्रेणियों में अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि अनेक तीर्थ स्थान हैं और कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखिए। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक है हिमालय, भारतीय सभ्यता के आध्यात्मिक और प्राकृतिक केंद्र। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो और सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। धन्यवाद।